एक्टिविटी कर रहे हैं, आपको लगता है कि हमें नहीं पता चलता होगा कौन क्यों पार्टिसिपेट कर रहा है या कौन क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहा? पता होता है ना। पार्टिसिपेशन से हम बिल्कुल इरिटेट नहीं होते। आप लोग इरिटेट होते हैं तो हम आपको इसकी रीज़न बता देते हैं कि कोई पार्टिसिपेट क्यों इस तरह से करता है कि आप लोग इरिटेट हो जाएं, क्योंकि वो एक डायग्नोसिस के साथ है। आपको तो अपने डायग्नोसिस का बहुत अच्छे से पता है दाऊद साहब, आपने खुद ही मेरे से ये सिम्टम शेयर किया था ना कि बोलना बहुत ज़्यादा होता है इसमें और स्पीच बहुत प्रेशर्ड होती है, तो आपका कंट्रोल नहीं रहता दाऊद साहब। आप काउंसलर से तो इरिटेट नहीं होते, हम तो हर वक्त बोलते रहते हैं, क्योंकि आपको लग रहा होता है शायद हमारी बातें सेंस बना रही हैं, और दूसरी चीज़ कि हमारे साथ कोई डायग्नोसिस नहीं है शायद, इसलिए तो आप उनसे इरिटेट हो रहे हैं इस वजह से। बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया है, सिर्फ एक सिचुएशन को विन विन बनाने के लिए कि आप उनके शू में पाँव रख कर देखें और दाऊद साहब आप इनके शू में पाँव रख कर देखें। हाँ, लोग इरिटेट हो जाते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। टाइप 1 में मेनिया होता है ज़्यादा। टाइप 1 में एक्यूट एपिसोड मेनिया की होती है, इलेशन की, और एक छोटी एपिसोड हाइपोमेनिया के साथ हल्के से डिप्रेशन की होती है। टाइप 1 में मेनिया की तरफ ज़्यादा मतलब पेशेंट टिल्ट कर रहा होता है। टाइप 2 में डिप्रेसिव एपिसोड ज़्यादा होती हैं, यानी जो बाइपोलर टाइप 2 के साथ होते हैं उनके साथ डिप्रेशन के फेजेस ज़्यादा होते हैं विद हाइपोमेनिक एपिसोड्स। बाइपोलर हमने एक साइकोथेरेपी में कवर किया है कुछ देर पहले, मिस मानूर ने कवर करवाया था। अच्छा, ये फ़र्क होता है टाइप 1 और टाइप 2 में कि वो इलेशन में होते हैं, वो डिप्रेशन में होते हैं, दो पोल्स, ठीक है। अच्छा, अब हमने इस सिचुएशन को विन विन बना दिया कि आप उनके शू में पाँव रख कर देखें कि हाँ वो पार्टिसिपेट करते हैं जिससे मैं इरिटेट होता हूँ, लेकिन ये वजह है, और आप ये कि हाँ मेरी पार्टिसिपेशन से ये इरिटेट होते हैं क्योंकि ये वजह। लोग हो जाते हैं इरिटेट क्योंकि उनको पता नहीं था कि आप क्यों इस तरह से कर रहे हैं या आप लोग यहाँ पर क्यों इस तरह से बात करते हैं, ठीक है। कोई रिजेंटमेंट तो नहीं एक दूसरे के लिए? अच्छा चलें, ठीक है जी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपके पॉइंट्स आने के देखिए ऊपर लग गई ये लिस्ट। ऐसे ना कहे सना, इस बार तो मैंने आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही दिए, 5 पॉइंट्स पिछले भी ऐड किए हैं जो एक्टिविटी के थे। आप लोगों के नंबर कट रहे हैं हाइजीन पर, चलें इस पर बात कर लेती हूँ 2 मिनट की। आप लोगों के नंबर कट रहे हैं आप लोगों के बेडरूम्स पर जो बहुत ज़्यादा मेसी होते हैं। आप लोगों के हाइजीन पर तकरीबन कुछ 1, 2, 3 के अलावा सबके नंबर कट रहे हैं। इट्स नॉट माई वे और योर वे, कि ये नहीं होगा कि मेरी ख्वाहिश रह जाए इस पर या आपकी ख्वाहिश रह जाए, ना ही कोई डील होगी कि इस बार मेरी मान लेते हैं, मैं विन कर जाऊँ, अगली बार मैं आपको विन करने दूंगा। ये ऐसा कोई टैक्टिक नहीं है, कोई बारगेनिंग वाली चीज़ नहीं है यहाँ पर। अरसलान साहब समझ रहे हैं आप? चीज़ों को विन विन बनाना है, हमने हर सिचुएशन को विन विन बनाना है बगैर किसी कंडीशंस के। वो कह रहे हैं विन विन एक माइंडसेट है, ये सिचुएशंस में बनाई जाती है कि विन विन हमने हमेशा क्रिएट करना है। ये एक माइंडसेट है, ये हमें कोई भी ऐसा नहीं होगा कि कुछ देर के लिए आप जीत जाओ कुछ देर के लिए मैं बार बार इस चीज़ को क्लियर कर रही हूँ क्योंकि पेशेंट्स बड़ा कंफ्यूज करते हैं। वो कहते हैं ये वाली डिमांड मेरी रह जाए, अगली बार मैं आपकी सुन लूँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा विन विन में। अब ये एक चार्ट है, वो कह रहे हैं विन विन में जो इंसान विन विन अप्रोच के साथ होता है ना, वो कंसीडरेट भी होता है, वो करेजियस भी होता है, यानी वो उसको असर्टिवनेस भी आती होती है और वो लोगों के शू में पाँव रख कर भी देख रहा होता है, वो कंसीडर भी कर रहा होता है दूसरे लोगों को। अब जब हम ये 4 कुछ डील्स होती हैं, लूज विन डील जिसमें एक जीत जाता है दूसरा हार जाता है, जैसे मैचेस होते हैं जिसको मैंने बताया कि हम क्रिएट करते हैं विन विन पर। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल सालिक साहब मुनीब साहब से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, कोई बात कहते हैं और मुनीब साहब नहीं मानते, तो एक बंदा जीत गया एक हार गया, लूज विन डील होगी ना। या दोस्ती बचाने के लिए मुनीब साहब कह देते हैं कि अच्छा चलो ठीक है मैं तुम्हारी इसमें हेल्प कर दूंगा, हालांकि उनका दिल ना कर रहा हो, तो आप जीत गए वो हार गए। तो ऐसे लोग वीक एंड नाइस होते हैं। नाइस हमने टाइटल लगाया हुआ है साथ कि ये बहुत अच्छे हैं। जब हम ये सोच कर के अच्छा चलो कोई बात नहीं मैं मान लेता हूँ बात, और दूसरे की बात मान लेते हैं नाइस बनकर, तो दूसरे लोग तो हमें नाइस कहते हैं, लेकिन 7 हैबिट्स वालों उनकी टर्म में हम वीक हैं कि हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखना आ रहा, हमें सिचुएशन को विन विन बनाना नहीं आ रहा। क्लियर है उस्मान साहब? अच्छा, फिर आ जाते हैं उधर लूज़ लूज़ पर। अब कुछ लोग होते हैं वो अड़ जाते हैं कि अगर मेरी बात नहीं ना मानी जाएगी
तो मानी फिर आपकी भी नहीं जानी। यानी अगर मैं इंजॉय नहीं कर सकता तो फिर इंजॉय आप भी नहीं कर सकते। मैं 2 फ्रेंड्स को जानती हूँ जो मेरे ही फ्रेंड्स थे हैं, पेपर्स एग्ज़ाम्स में वो हॉस्टल में रहते थे और रूम शेयर करते थे। अब एक का पढ़ने का दिल नहीं था, उन्होंने कहा चलो कोई मूवी देखते हैं, कोई सीज़न देखते हैं, तो दूसरे ने कहा नहीं नहीं सुबह पेपर है तो पढ़ना है। मैंने सुबह था या एक दिन बाद था, तो मैंने पढ़ना है। तो बड़ा माइंड किया जी पहले ने कि क्यों पढ़ना है, मतलब मैंने तुम्हें कहा थोड़ी देर के लिए मेरे पास देख लो मेरे साथ सीज़न, मुझे कंपनी मिल जाएगी। उन्होंने कहा नहीं मुझे पढ़ना है। अच्छा, अब वो पढ़ना शुरू हो गए, वो सीज़न देखना शुरू हो गए ऊंची आवाज़ में, और वो पढ़ रहे हैं। तो कैसी डील थी ये कि उन्होंने पहले ने सोचा होगा अच्छा अगर तुमने मुझे अगर मेरे साथ इंजॉय नहीं करना तो फिर पढ़ने मैंने तुम्हें भी नहीं देना। तो लोग ऐसे करते हैं, हेल्दी ब्रेन वाले लोग भी ऐसे करते हैं, उनकी बहुत सी डील्स लूज जाती हैं। कैसे? टाइम तो उनका भी वेस्ट हुआ ना। अगर हम पूरी सिचुएशन को देखें 360 डिग्री के एंगल पर, तो वो सीज़न देखकर कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ। कल पेपर है, लूज़ तो फिर उन्होंने भी किया और इन्होंने भी किया कि समझ भी कुछ नहीं आ रहा था, इतना ऊंची म्यूज़िक था। तो सब लोग करते हैं, बस हमें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि हमारी डील कौन सी थी इस बार। जब आप लोग फैमिली से कहते हैं कि हमें जल्दी ले जाएं, लामा करा लें, काशिफ साहब लामा करा लें मेरा, और फैमिली नहीं कराती, तो ये कौन सी डील है? कैसे लूज में? सिचुएशन को पूरा करके देखें, कैसी डील है सजाद साहब? हमने हमेशा विन विन चीज़ को क्रिएट करना है, थर्ड ऑल्टरनेटिव की तरफ जाना है। हमने हमेशा पूरी सिचुएशन को, पूरी पिक्चर को देखना है कि किसने कहाँ पर लूज़ किया है। हमने कुछ बचाना है। मैंने पिछले सेशन में कहा था कि हमने कुछ बचाने की कोशिश करनी है कि एंड पे कुछ रह जाए, फिर चाहे वो ताल्लुक ही क्यों ना हो, जिसको कोई काउंट भी नहीं करता। हम हमेशा मटीरियल चीज़ों को काउंट करते हैं ना, कि मेरी बात मानी गई है तो मैंने विन किया। लेकिन विन विन वाले कहते हैं कि हमने तो ये सिचुएशन क्रिएट करनी है कि विन विन हुआ कैसे। अच्छा, फिर है जी विन लूज़, जिसमें मैंने जीतना ही जीतना है हर हाल में और सामने वाले ने हारना है। जैसे बिलाल साहब की एग्जांपल थी। तो ये टफ होते हैं एंड नॉट नाइस। यानी ऐसे लोग जो लोग बात नहीं सुनते किसी की और वो खुद जीतना चाह रहे होते हैं, तो उनको टफ कहा गया इस लैंग्वेज में, और वो नाइस बिल्कुल भी नहीं होते दूसरों की नज़र में भी। जी, रिजिड। ये वो टफ, वो अच्छा वाला टफ नहीं है कि जो स्टैंड से पीछे नहीं होते। इसका मतलब है रिजिड, यानी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ही सुना जाएगा। अच्छा, अब बेहतरीन कौन सा है जी? विन विन। या तो हमने कोई डील नहीं करनी या विन विन की डील होगी, कि हमने विन विन को क्रिएट करना है कि हम टफ भी होंगे लेकिन हम नाइस भी होंगे। कैसे होगा कोई टफ भी और नाइस भी? अब जो दूसरा स्टेप है पब्लिक विक्ट्री का, वो है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। अगली स्लाइड करते हैं ज़रा, टाइटल पर जी। ये 5th हैबिट है, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। कि पहले सुन लें, समझ लें, उसके बाद मतलब आप कहें कि समझ आ गई है। पहले सुन लें, समझ लें, फिर कोई रिस्पॉन्स दें। हम लोग लिसनिंग एयर ही नहीं प्रोवाइड करते। पीछे चले जाएं वापस असलान साहब प्लीज़। अच्छा, 7 हैबिट्स में वो कह रहे हैं कि वी आर लूजिंग और लिसनिंग। क्या मतलब हुआ? हमारी सुनने की जो सेंस है ना, वो ख़त्म होती जा रही है, हम लूज़ करते जा रहे हैं। कोई एग्री करता है या डिसएग्री करता है आप लोगों में से? मिस सना, ले जाओ। मिस सना, वो कह रहे हैं कि अब सुनने वाली जो हमारी सेंस है ना, वो ख़त्म होती जा रही है वक्त के साथ साथ। एग्री करती हैं इस बात से? कैसे हम सुन तो रहे हैं, सबके 2-2 कान लगे हुए हैं, तो फिर सुना मतलब वो क्यों कह रहे हैं जी? अच्छा, सुनने का मैकेनिज़्म सिर्फ ये है कि कानों से अंदर आवाज़ चली जाए और हम सुन रहे हैं। 5th हैबिट में वो कहते हैं कि आपने हमेशा कम्युनिकेट करना है, लेकिन हम सिर्फ सुन रहे थे। हम कुछ लिसनिंग के स्टाइल्स डिस्कस करेंगे इसके बाद, जिससे आप लोग अपना अपना रिलेट कर पाएंगे कि हम कौन सा स्टाइल यूज़ करते थे सबसे ज़्यादा। कम्युनिकेशन एक 2 वे प्रोसेस है फैज़ान साहब, 2 वे प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन। सिर्फ खुद ही नहीं रिक्वेस्ट करते रहना कि फ़ोन दे दें, इंगेजमेंट करा दें, फ़ोन दे दें। उनकी भी सुननी आगे से वो क्या रहे हैं। जब हम सुन लेते हैं ना किसी को, तो उसके बाद हम दोबारा से वो रिक्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि अब तो हमने सुन लिया। इसे मैंने ऐसा ही है कि अब हमने एक बार सुन ली है सामने वालों की बात, तो फिर दोबारा से रिक्वेस्ट नहीं करते।
फैज़ान साहब ने एक बार उनका रिस्पॉन्स सुन लिया कि अभी अपने ट्रीटमेंट में बैठो, अगर आपने सुन के इसको रजिस्टर किया हो तो फिर दोबारा तो नहीं पूछेंगे, याद होगा कि पीछे उन्होंने ये कहा था। फैमिली मीटिंग्स में 40-40 दिन बाद भी सेम ही बात हो रही होती है, ले जाएं। 50वें दिन तो आपने अच्छा खासा हंगामा करके कहा था, याद है आपको? तो इसका मतलब है हम सुन कोई नहीं रहे होते। शेरोज साहब, कितनी दफ़ा फैमिली मीटिंग में आप एक ही बात करते रहते हैं, और कौन सी वो बात है? मैं बता दूं, आपकी एग्जांपल ले लूं। रमज़ान के रोज़े घर पे रखने हैं, सही बात है, मैंने तो नहीं कहा गलत बात है। आप ये रिक्वेस्ट करते हैं जिस पर आपके फादर आपको हमेशा कहते हैं कि बेटा पहले सेहत है, रमज़ान आने तो दिखी जाएगी, यहाँ पर रह लो, यहाँ पर रोज़े रख लो। रोज़े ही रखने हैं ना, मकसद तो रोज़े रखना है, मकसद तो इबादत करना है। लेकिन आप उनकी बात नहीं सुनते, या सुनते हैं अगली मीटिंग में फिर यही बात करते हैं कि रमज़ान आ रहा है, फिर मैंने रोज़े घर रखने हैं। तो चलें फिर कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, वो आपको फिर से जवाब दे देंगे जो भी उन्होंने देना होगा। तो इसका मतलब है कि हमने सुनी कोई नहीं ना बात। अच्छा मैं करेक्ट कर दूं, मैंने याद नहीं कराया, आपको याद था। अच्छा, आप सब में से किसने कौन सी रिक्वेस्ट है जो बार बार की है बगैर उनका रिस्पांस सुने? नहीं, हर मीटिंग में वही बात है। इसका मतलब है कम्युनिकेशन तो फिर नहीं हो रही थी, फिर हम अपनी बात बस कह रहे थे, सुन कोई नहीं रहे थे, उनका रिस्पांस कोई नहीं याद था। सजाद साहब, आपको कुछ याद है आपने एक ही चीज़ बार बार कही हो? मैं कहता मुझे मुझे शुरू के कुछ दिनों में, लेकिन उसके बाद फिर आपने सुन लिया और फिर उसके बाद दोबारा ये बात नहीं की। अशलान साहब, आपने इतने पॉइंट्स आप ही के हैं शायद सबसे ज़्यादा पॉइंट्स टोकन इकोनॉमी के, उसके बाद आपके हैं। कहाँ से कमा लिए इतने पॉइंट्स? यूज़ क्यों नहीं करते आप? अशलान साहब ने क्या यूज़ किया इन्होंने? मील कितने पॉइंट्स पर था? अच्छा, इनके 300 माइनस कर दीजिएगा, मैं अपडेटेड नहीं थी इस चीज़ से। मैं देख रही हूँ अशलान साहब 500 से ऊपर है, अशलान साहब यूज़ ही नहीं कर रहे। दाऊद साहब का तो मुझे पता है कि वो यूज़ नहीं कर रहे, वो बता रहे थे। इनका माइनस हुआ नहीं हुआ था उस पेपर पे, इनके 300 माइनस करते हैं। अशलान साहब किस्मत में था इस टाइम ये डिस्कस हो, आउट ऑफ नो वे। अच्छा जी, कभी कोई बात की हो वैसे बार बार फैमिली से बगैर सुने उनकी बात? कोई बात नहीं की। मैं आप में से सबकी काउंसलर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे सबके तकरीबन वो रिस्पॉन्सेस पता हैं जिस चीज़ पे वो अड़े हुए हैं। जितनी फैमिलीज बैठी हुई हैं, चले मिसेस काशिफ से पूछते हैं ये किस बात पर अड़ जाते थे और एक ही बात बार बार करते रहते थे। पैटर्न्स हमने देखने हैं, 5 ऐसे स्टाइल्स हैं जिनको पुअर लिसनिंग स्टाइल्स कहा जाता है। स्पेसिंग आउट, इसको हम करते हैं डिटेल में, अभी सिर्फ बता रही हूँ। प्रीटेंड लिसनिंग ले जाएं, सिलेक्टिव लिसनिंग, वर्ड लिसनिंग, सेल्फ सेंटर्ड लिसनिंग। ये 5 ऐसे स्टाइल हैं जो पुअर लिसनिंग स्टाइल्स होते हैं, जो एक बंदा बार बार कर रहा होता है। अब आप सब ने पहचानना है आपका स्टाइल कौन सा था। स्लाइड चेंज कर दें। सबसे पहले स्पेसिंग आउट की बात करते हैं। क्या होता है जी स्पेसिंग आउट? जब कोई हमसे बात, फॉर एग्जांपल मैंने भी अरसलान साहब से बात की थी ना, तो अरसलान साहब कहीं और थे। यानी स्पेसिंग आउट में जब हम किसी कॉन्वर्सेशन में होते हैं और एक बंदा हमसे कोई बात कर रहा होता है ना, तो हम कहीं और होते हैं मेंटली, हम किसी और चीज़ के बारे में सोच सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों से कोई बात, इस टाइम पता नहीं कितने लोग होंगे जो फ्री फ्लोट पे गए होंगे, कितने लोग होंगे जो अब आने वाली मीटिंग है उसके बारे में क्या डिस्कस करना है वो सोच रहे होंगे। कुछ लोग कहीं और पर, कुछ लोग रात शायद डिनर के बारे में सोच रहे हों। तो स्पेसिंग आउट ये होता है आपसे कोई बंदा बात करे लेकिन आप कहीं और ही गए हुए हैं। चलें, अब से आगे आप लोग सोचना शुरू कर दें कि अब से आगे हम जब भी मतलब स्पेसिंग आउट में जाने लगेंगे तो हमने फ़ौरन सोच लेना और कि ये तो हम एक ऐसा लिसनिंग स्टाइल है जिसको पुअर कहते हैं, वो इस टाइम करें। हमजा साहब उठ जाएं। स्पेसिंग आउट डिस्कस किया हमजा साहब हमने अभी, जो एक पुअर लिसनिंग स्टाइल है। दूसरा है प्रीटेंड लिसनिंग। प्रीटेंड लिसनिंग क्या होता है? वो सुन रहे हैं लेकिन असल में सुन नहीं रहे। अच्छा, ओ अच्छा, कूल, या सुन कुछ नहीं रहे होते, प्रिटेंड कर रहे होते हैं। अगला बंदा एक बात कर रहा होता है आपसे और आप उसके साथ ऐसे कनेक्ट कर रहे होते हैं कि अच्छा अच्छा यही हुआ, हाँ ओ आई सी, सुना कुछ भी नहीं होता। सारे हेयरिंग है। आजकल मोबाइल में लोग
सुनते तुम वाई यूज करते रहते कोई किसी से बात करे वो यूं यूं साथ से अच्छा हाँ ठीक है, हाँ बहुत अच्छा आइडिया है, सुना कुछ भी नहीं होता आइडिया क्या था। तो आप लोगों में से कौन करते हैं जी प्रीटेंड लिसनिंग? फिजल आउट, किसी को पता है? आप सबकी अटेंशन चाहूँगी। फिजल आउट पता है क्या होता है? फिजल आउट फिनोमिना, अक्सर फिजल आउट का टर्म पता है इसका मतलब क्या होता है? कि यानी एक चीज़ अपने पीक से शुरू होती है, करते 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 वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। एक ऑडियो प्रोग्राम है छोटा सा, 2-2.5 मिनट का है शायद, उसमें ये फिजल आउट फिनोमिना बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। बेसिकली सीईओ से एक चीज़ शुरू होती है, यानी उसमें वो बताते हैं कि एक सीईओ अपने 100 एम्प्लॉयज़ के साथ एक मीटिंग में बैठे हुए होते हैं और वहाँ पर वो अपने, क्योंकि सीईओज़ बाइपोलर होते हैं यूजुअली, लेकिन इन ऑर्डर, तो उनके पास बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज़ ब्रेन में आ रहे होते हैं, वो उनका ब्रेन बड़ा अच्छा काम कर रहा होता है, कैसे ग्रो करना है अपने बिजनेस को, उनके जहन में बड़े अच्छे आइडियाज़ आ रहे होते हैं। तो एक दिन वो एक मीटिंग अरेंज करते हैं और उनके जहन में रिसेंटली जितने अच्छे अच्छे आइडियाज़ आए हुए होते हैं ना, तो वो उसमें बताते हैं कि ये चीज़ें हम कर सकते हैं, ये मार्केटिंग टेक्टिक्स हम कर सकते हैं, जिससे हमारा बिज़नेस जो है ना वो छा जाएगा बड़ा। अच्छा, वो जो 100 लोग बैठे होते हैं ना, जब उनको ये चीज़ वो सीईओ उन तक बता रहे होते हैं, तो उसमें से वो सारे लोग कहते हैं वाओ दैट्स ग्रेट, हाँ यही तो चीज़ रह गई थी जो हमने करनी थी, और बिल्कुल ऐसा ही करेंगे और छा जाएंगे, और ऐसी सारी चीज़ें ना कि कमाल हो जाएगा जब हम इस पर अमल करेंगे। अच्छा, मीटिंग ख़त्म हो गई, सब जी बड़े एनर्जेटिक, बड़ी एनर्जीज़ हैं उनमें, काम करने का ऐसे दिल कर रहा है अभी काम करना शुरू कर दें और इस तरह की चीज़ें। तो कुछ लोग, अच्छा 50% तो बीच में लोग ऐसे होते हैं, इनके उन 100 में से 50 लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने सुनी नहीं होती कि सीईओ ने कहा क्या है, तो वो ऐसे ही कह रहे होते हैं कि ओह अच्छा वाओ दैट्स ग्रेट, बड़ा अच्छा आइडिया है, नाइस आइडिया, और ये वो 50 लोग तो हमने साइड पे कर दिए उन 100 में से, जिन्होंने सुना ही नहीं, उनको पता ही नहीं अब आगे इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अब जो 50 लोग थे ना, उन्होंने सुनी तो सही वो बात, लेकिन आधों ने ना ज़रा इतनी कोई सिलेक्टिव सी लिसनिंग की, यानी कि जो हम आगे पढ़ेंगे उनकी सिलेक्टिव लिसनिंग टाइप थी कि कुछ बातें सुन ली बाकी नहीं सुनी, तो पूरा प्लान उनके पास भी नहीं है। तो 25 साइड पे फिर कर दी। जो हमारे पास 25 बचे ना, उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कुछ वर्ड्स पिक एंड चूज़ कर लिए, जो अगला स्टाइल है पुअर लिसनिंग स्टाइल के। अच्छा, जिस तरह किसी ने कह दिया हो कि आपस में कंपटीशन नहीं रखना, रूड नहीं होना एक दूसरे के साथ, तो वो शायद एक बात फ्लो में कह रहे थे, बीच में से एक वर्ड पिक कर लिया रूड, कि अच्छा चलो इन्होंने रूट कह दिया और उस पर ही बहस और ये वो, और स्ट्रेटजीज़ नहीं पता हमने क्या करनी है, और अलग से रिजेंटमेंट्स पाल ली। तो हमने 25 में से आधे और साइड पर कर दिए। तो करते करते ना इन पर सिर्फ 4% लोग बचे थे जिन्होंने पूरा प्लान सुना, लेकिन उन 4 जिन्होंने एक्टिव लिसनिंग की, लेकिन 100 लोगों का काम वो 4 लोग कर सकते हैं, यानी अब इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है पास, समझ रहे हैं? वो 4 लोग आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ड्रेन आउट हो जाएंगे और काम छोड़ देंगे। तो वो फिनोमिना जो पता नहीं आसमान की बुलंदियों से चला था, वो करते 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 यूँ फिजल आउट हो गया, वो गायब ही हो गया। डॉक्टर साहब ने जब ये एक बार हमारी मीटिंग चल रही थी, तो उन्होंने इसकी एक एग्ज़ाम्पल दी कि मुझे शायद उनकी शादी पे, पता नहीं अब उनकी शादी किस ईयर में हुई थी, उन्होंने कहा था मुझे उस साल में पता चला था फिजल आउट फिनोमिना भी कोई चीज़ है, मतलब मैंने रियलाइज़ किया था कि ये चीज़ें ऐसे फिजल आउट होती हैं। उन्होंने कहा एक गाना था उस वक्त का जो बड़ा मशहूर गाना था, गाना मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन वो इतना मशहूर था गाना, उस वक्त आया था और सारी दुनिया पागल थी उसके पीछे, बॉलीवुड का ही था शायद कोई, और सब लोग बड़ा सुनते थे, बड़े बड़े सीईओ सुन रहे होते थे, नौजवान लोग सुन रहे होते थे, और बड़ी इलीट में सबसे ज़्यादा वो गाना फेमस था। फिर कहते आहिस्ता आहिस्ता जो टोंगा वाला होता था उन्होंने अपने पास वो रेडियो रखा होता था, उन्होंने वो गाना चलाया होता था, रिक्शों वालों ने वो गाना चलाया हुआ होता था। और जिस दिन उनकी शादी हुई, शादी के बाद जो वो नहीं आती, कुछ ख़वातीन होती हैं वो गाने गाती हैं और ढोलकियाँ बजाती हैं, तो उनकी गली में ना वो आई हुई थी और वो गाना गा रही थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे उस दिन पता चला कि ये गाना शुरू कहाँ से हुआ था, मतलब वो एंड हो गया था। उन्होंने कहा कि सूट नहीं करता ये गाना, इस तरह से गाना, इस तरह से ढोलकियों पर गाना और गलियों में गाना, मतलब शुरू हुआ था इतने कोई सिंगर्स ने गाया, बड़े अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ उन्होंने वो गाना गाया, लोगों ने उसकी तारीफ़ की, लेकिन करते करते वो गाना कहाँ तक पहुँच गया, तो उनको लगा कि अच्छा ये चीज़ है जो डिक्लाइन की तरफ आ रही है,
कि अब गलियों में और इस तरह से वो गाना बजा करेगा। तो उन्होंने कहा उस वक्त मुझे समझ आया था कि ये फिज़ल आउट फिनोमिना है। एक और एग्जांपल मैं एक आर्टिकल में पढ़ रही थी लिसनिंग स्टाइल्स में फिज़ल आउट फिनोमिना की, कि जब हम कपड़े पहनते हैं, कोई बहुत अच्छे कपड़े लेते हैं जो बहुत ही एक्सपेंसिव हों, शुरू में कैसे पहनते हैं, ज़रा संभाल के रखते हैं, खाना खाते हुए ज़रा नैपकिन्स रख लेते हैं, खाना ना गिर जाए उस पर, और ज़रा बड़ा मतलब केयर करते हैं ना उनकी। लेकिन कुछ सालों के बाद उन कपड़ों का क्या हाल होता है। चलें अगर बहुत ही एक्सपेंसिव लिए तो 1-2 साल तो गुजर जाएंगे। स्लीपिंग सूट बन जाते हैं, वो फोल्ड भी नहीं अच्छी तरह से, हैंग भी नहीं किए होते, फोल्ड भी नहीं किए होते, वो बस ऐसे करके अलमारियों में डाले होते हैं उन कपड़ों के साथ जो हमारे इतने कोई रफ़ कपड़े होते हैं, रेगुलर पहनने वाले भी नहीं होते। कहीं से फट रहा होता है तो उसको देखते भी नहीं हैं, और फिर एंड में जिस तरह सैफ साहब ने कहा स्लीपिंग सूट के तौर पर भी कुछ लोग यूज़ कर लेते हैं या काट के इधर उधर फेंक देते हैं। तो वो कपड़ा भी कहाँ से शुरू हुआ था, जिसको हमने इतनी मोहब्बत दी, जिसको इतनी केयर से रखा, और फिर करते करते फिज़ल आउट होगी उसकी सारी केयर। ये होता है फिज़ल आउट फिनोमिना। क्लियर है सबको? अच्छा, सिलेक्टिव लिसनिंग। सिलेक्टिव लिसनिंग में क्या होता है, डॉक्टर साहब ने, अच्छा रोज़ाना हम यहाँ पर कहते हैं सीख लें, 10 टास्क पढ़ लें, 12 स्टेप स्ट्रक्चर में आ जाएं। एक दिन डॉक्टर साहब ने कह दिया जो 10 टास्क कंप्लीट कर लेगा तो मैं 10 दिन, मुझे नहीं याद कोई बंदा ऐसा हो जिन्होंने ये ना सुनी हो बात। सबको याद थी ये बात, और सब एक रेस में लग के 10 टास्क करने, 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 6 हो गए, मतलब 10 टास्क करने और 10 दिन कम हो जाने। ऐसा हुआ कि नहीं? ये थी सिलेक्टिव लिसनिंग के जो 60 दिन 50 दिन यहाँ पर गुजारे हैं, वो सुबह दोपहर शाम अर्शद साहब और कोई बात नहीं सुनी, उस दिन वो बात सुन ली कि 10 दिन कम होने हैं। ये सिलेक्टिव लिसनिंग। जब फैमिली मीटिंग्स में फैमिली मिलने आती है और फैमिलीज़ आकर किसी ऐसे पर्टिकुलर बंदे का नाम ले लेती हैं जो शायद पसंद होता है पेशेंट्स को, पेशेंट्स फिर उनकी बात, अच्छा चलो हाँ उसने भी सलाम भेजा था, अच्छा चलो उसको भी हाल चाल पूछना, बाकी सारी मीटिंग्स इधर उधर हो गई। ऐसा होता है कि नहीं? और फैमिलीज़ अक्सर कह देती हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ, एक मीटिंग में डिस्कस हो गया था कि शायद जल्दी ले जाएं, बस जल्दी ले तुम ठीक हो जाओ। अक्सर फैमिलीज़ ना लारा लगाती हैं पेशेंट्स को, जिससे हम बड़ी स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि पेशेंट्स को लारा ना लगाएं, सही बात किया करें, क्योंकि शुरू में मुश्किल होता है ना उनके लिए कहना कि नहीं बेटा जल्दी नहीं लेकर जाना। 100 दिन एक बॉम्ब लगता है बताते हुए कि 100 दिन रखना है पास, तो हम कहते हैं ना बताएं नहीं बताना, तो बस ये कहते हैं डॉक्टर से पूछें। लेकिन फैमिलीज़ जब इस तरह कह देती हैं ना कि बस जल्दी से ठीक हो जाओ ले जाएंगे, तो पूरी मीटिंग में पेशेंट ने क्या सुना होता है और वो अगले दिन बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो सिलेक्टिव लिसनिंग नहीं हमने करनी। अब से जब भी हम सिलेक्टिव लिसनिंग करने लगे तो सोच लेना है कि हमने पढ़ा था ये एक पुअर लिसनिंग स्टाइल है। ठीक है, आगे वर्ड लिसनिंग। जिस तरह हमने फिज़ल आउट फिनोमेना में भी बात की कि हम कुछ वर्ड्स को सुनते हैं बस, जिस तरह पिछले एग्जाम्पल पे वापस जाते हैं अर्शद साहब, अगर मैं कोई फीडबैक देते हुए ये मैंने तो नहीं कहा था, लेकिन अगर मैं फीडबैक देते हुए ये कह दूँ कि ये रूड है और मैं पूरी बात पूरी सिचुएशन बताऊँ, लेकिन रूड रह जाएगा ना जहन में कि मिस ने रूड कहा था, हालांकि मैं रूड नहीं हूँ। तो जब हम इस तरह से बात करते हैं ना किसी से और हमारे पास कोई ऐसा प्रोवोकेटिव सा वर्ड होता है हमारी पूरे सेंटेंस में, तो हमारी बात की वैल्यू सारी नीचे हो जाती है और वो वर्ड हम पिक कर लेते हैं, वो वर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। फैमिलीज़ जब इंटरवेंशन पढ़कर सुनाती हैं तो वो कह रही होती हैं आपने हमें बहुत हर्ट किया, आपने हमें बहुत तकलीफ़ दी, तुम बेहिस हो चुके थे, तुम्हें पता ही नहीं था कि अपनी माँ के साथ ऐसे नहीं करते, और बस एहतशाम साहब प्लीज़ इधर आ जाएं, और वो सारी बात छोड़ कर कि वो पूरी सिचुएशन क्या थी वो बेहिस को पकड़ लेते हैं। आपने तो मुझे बेहिस कह दिया था या आपने तो इस तरह से कहा था, वो पूरी सिचुएशन नहीं सुन रहे होते कि अपनी माँ के साथ आपका बिहेवियर कैसा था या आप नम हुए हुए थे, आपकी कोई फीलिंग्स नहीं थी। तो वर्ड लिसनिंग ये होती है जो अक्सर इंटरवेंशंस में होती है। फिर पेशेंट्स जो है ना इसी वर्ड लिसनिंग के बाद इंटरवेंशन का जो रिस्पांस देते हैं फैमिली अपने फेलो पेशेंट्स के सामने, वो कहते हैं एग्जैजुरेटेड था, ये चीज़ें नहीं हुई थी, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन गलत थी, थोड़ा सा ऐसे मिसकोटेड सा था, फैमिली के सामने नहीं कहते। अब वो ऑपरेट कर रहे होते हैं अपनी उस वर्ड लिसनिंग से कि उन्होंने कुछ वर्ड सुने हुए होते हैं, पूरा इंटरवेंशन नहीं पढ़ा होता। इसीलिए एक प्रोटोकॉल, एक वाइटल बिहेवियर है कि अपने इंटरवेंशन को रोज़ाना पढ़ना है ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके पूरी सिचुएशन, पूरी पिक्चर। ठीक है,
स्लाइड चेंज कर दें मुबशिर साहब। अच्छा, दो लोग अगर आपस में लड़ रहे हैं और वो उन्होंने आके कंप्लेन की है कि जी तीसरे बंदे ने हमें गालियाँ दी हैं, तीसरे बंदे ने हमें कुछ बुरा भला कहा, और वो जिससे कंप्लेन कर रहे हैं उनकी कोई इतनी वैल्यूज़ नहीं है। फॉर एग्जांपल वो जिस जज के पास गए हैं उनकी अपनी कोई इतनी वैल्यूज़ नहीं है और वो समझ रहे होंगे गालियाँ देना तो आम सी बात है। तो वो वो सेल्फ सेंटर्ड लिसनिंग, वो अपने एग्जाम्पल अपने एक्सपीरियंसेस से ड्रॉ करके एग्जाम्पल्स देंगे कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, इतनी भी बड़ी बात नहीं है। तो फिर क्या हुआ, वो कनेक्ट नहीं करेंगे दूसरे बंदे के साथ कि उसकी कोई वैल्यूज़ हैं या उसको बुरा लगता है, उसको बुरी लगती हैं ये बातें। समझ रहे हैं आप? क्लियर हुआ कि नहीं? किसी और एग्जाम्पल से आते हैं। अच्छा, सेल्फ सेंटर्ड एग्जाम्पल की बात मैं ये कर रही हूँ कि लिसनिंग की, कि जब हमारे अपने कुछ और एक्सपीरियंसेस होते हैं और आप मेरे साथ अपना कोई मसला शेयर कर रहे हैं और मैं आपके साथ कनेक्ट करने की बजाय आपको अपने एक्सपीरियंसेस से एग्जांपल्स देना शुरू कर दूं। फॉर एग्जांपल आप मेरे साथ अपना कोई दुख शेयर कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसके पेरेंट्स के कोई डिस्कॉर्ड्स चल रहे हैं उनकी शादी में, ठीक है, वो आकर ऐसे बंदे के साथ शेयर कर रहा है जिनको कोई इतना नहीं पता कि अच्छा चलो ये चीज़ें भी होती हैं, वो उनके लिए कोई नॉर्मल सी चीज़ें हों। वो आकर उनको कह रहे हैं कि यार मैं बड़ी तकलीफ़ में हूँ या मैं इस फेज़ से गुजरा, और दूसरा बंदा कनेक्ट करने की बजाय कहे कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, कुछ नहीं होता, चिल करो। तो ये वो अपने एक्सपीरियंसेस से एग्जाम्पल ड्रॉ कर रहे हैं, वो कनेक्ट नहीं कर रहे सामने वाले के साथ। क्लियर हुआ? हमने जब लिसनिंग ईयर प्रोवाइड करना है ना, तो हमने अपने सारे एक्सपीरियंसेस को, अपने सारे बायसनेस को एक साइड पर रखना है। जिस तरह जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, उनके जो एथिकल कंडक्ट होता है उसके अंदर सबसे अहम एक चीज़ होती है कि बायसनेस को या सब्जेक्टिविटी को साइड पर रखना है, और उसके साथ एक चीज़ अटैच्ड होती है कि आप अपने किसी रिलेटिव या नॉन फेस की कोई थेरेपी नहीं कर सकते, या आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। वो क्यों ऐसे होता है? क्योंकि उसके साथ हमारे इमोशंस अटैच होते हैं ना, और ज़रा मुश्किल हो जाएगा सब्जेक्टिविटी को या सेल्फ बायसनेस को साइड पर रखना। अगर मेरा कोई लव्ड वन मेरे सामने बैठकर किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा होगा और मुझे कुछ बता रहा होगा, तो मेरी थेरेप्यूटिक स्किल्स साइड पर चली जाएंगी और मैं इमोशनल उसके साथ होना शुरू हो जाऊंगी, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उस बंदे को। जब एक थर्ड पर्सन मेरे सामने बैठा हुआ होगा तो ज़रा मैं अपनी इमोशनल हेल्थ को, सब्जेक्टिविटी को साइड पर रख कर इंटायरली उसको सुन रही होंगी, एम्पैथेटिक लिसनिंग दे रही होंगी, और अपने किसी एक्सपीरियंस को हम शेयर नहीं करते। आप लोगों के साथ किसी काउंसलर ने अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर किया कि हाँ मेरे साथ भी एक बार ये हुआ था, मैंने इस तरह से कोप किया? ये अलाउड ही नहीं होता कि सब्जेक्टिविटी को या अपने एक्सपीरियंसेस को साइड पर रखना होता है, और पेशेंट्स की सारी बातें सुनकर उनको एक सही अप्रोच बतानी होती है कि अब से आगे ये करते हैं। ये होती है सेल्फ सेंटर्ड लिसनिंग के बेनिफिट्स और उसके कॉन्स, यानी उसके नुकसानात। उस्मान साहब की एग्जांपल शेयर कर लूँ। उन्होंने ना मुझे जब अपनी हिस्ट्री मुझे दे रहे थे तो एक बात उन्होंने ऐसी की जिसमें मैंने बड़ा कंट्रोल किया कि मैं हंसूँ ना, और मैं नहीं हंसी, लेकिन उस्मान साहब मुझे हंसी आई थी। मतलब उन्होंने टर्म इस तरह की यूज़ की, वो मुझे बता रहे थे कि एक दोस्त ने, एक बंदे ने इनको हेरोइन ला कर दी, मिस फौजिया अटेंटिव, हेरोइन ला कर दी और करवाई के चक्कर, और एक हफ़्ता वो अपने पास से कराते रहे कि अच्छी तरह ये एडिक्ट बन जाए, उसके बाद तो ख़रीदेंगे ही ना। और उस्मान साहब ने कहा मिस, एक हफ़्ते बाद उसने मुझे स्टोरी डाल दी कि यार पैसे नहीं है, नशा नहीं है। तो मुझे इस चीज़ पर काफ़ी हंसी है कि उनको पता है कि एक हफ़्ते बाद उसने स्टोरी डाल दी कि पैसे नहीं है, अब तो लेंगे ना ये। तो कहते मैंने भी फिर उसको कह दिया कि पैसे तो है नहीं, और मैंने नया डीलर ढूंढ लिया, यानी उसको नहीं दिया। तो इस चीज़ से मुझे ये चीज़ मुझे थोड़ी सी फ़नी लगी थी कि उस टाइम पर भी आपको पता था कि वो स्टोरी डाल रहा है, कि उनको पता था कि ये अब हेरोइन पर लग चुके हैं, तो अब किसी भी तरह पैसे तो देंगे ही नशा करने के। तो हम बात करते हैं जजिंग की, कि लोग करते हैं जज, ज़रूरी नहीं है कोई बीमार हो या उसके साथ कोई साइकेट्रिक डायग्नोसिस लगा हो तो हम कहें कि वो जज करेगा। आम लोग भी करते हैं। हम लोग आपकी सारी बात सुनते हैं, जितने मर्जी क्राइम करके आप लोग आए हो, बैठकर हॉट सीट पर जब बता रहे होते हैं तो रिस्पेक्ट और रिगार्ड ही दिया जा रहा होता है, क्योंकि हमारी तो असेसमेंट है ना कि लोग बीमारियों में ये करते हैं, लेकिन बाहर एक बड़ी पॉपुलेशन है, एक बहुत बड़ा सैम्पल है जो जज करता है, जो कहते हैं नहीं ड्रग एडिक्ट्स ही रहते हैं, हमेशा झूठ बोलते रहते हैं, जो कि टू सम एक्सटेंट ये बात ठीक भी है कि कैरेक्टर फ्लॉज को जाते जाते टाइम लगता है। मूड डिसऑर्डर्स तो ख़त्म हो जाते हैं ना, लेकिन उसके नतीजे में जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स आए हुए होते हैं उनको जाते जाते थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन
वो उसी को जजमेंट को पक्का कर देते हैं कि नहीं ये हैं ही ऐसे। आप लोगों के इर्द गिर्द हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में ये चीज़ें नहीं होती। कुछ कास्ट्स ऐसी हैं जिनके बारे में हम प्रेजुडिस रखते हैं, पता चल जाए कि भाई वो ये है तो उसके बारे में फ़ौरन साथ हमने ऐसी बातें कह देने कि ये तो कंजूस हैं, या ये तो बड़े बुरे लोग हैं, या ये तो कातिल होते हैं, ये जो झूठे होते हैं, मतलब ऐसे खामखा जो हमने शुरू से चीज़ें सुनी हैं। हमारा अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हमने इनहेरिटेंस में वो सारी चीज़ें ली हुई हैं। तो जजमेंट से, इस तरह की लिसनिंग से भी हमने परहेज़ करना है। बाज़ औक़ात कुछ लोगों को एडवाइस चाहिए भी नहीं होती। यानी अक्सर आप लोग जब पेन से ऑपरेट कर रहे होते हैं तो सेशंस के लिए आते हैं, बोलना चाहते हैं ना कि एटलीस्ट हमें सुन लें इस टाइम। और अगर कोई सुने ना, आपको सुने बगैर आगे से मशवरे देना शुरू कर दें, जो कि पाकिस्तान में बड़े मिलते हैं मुफ्त के मशवरे, तो क्या बनेगा? मतलब उस बंदे का वो अनहर्ड फील करेगा, उसके कोई सेटिस्फाइड नहीं होगा वो कि किसी ने सुना ही नहीं मुझे। कह रहे थे एडवाइसिंग की, बाज़ औक़ात पेशेंट्स को या किसी इंसान को मशवरा चाहिए भी नहीं होता, वो चाह रहे होते हैं कोई लिसनिंग एयर मिल जाए। हम बात करना चाहते हैं, बर्नआउट फील कर रहे हैं, हमारी कोई बात सुन ले, लेकिन दूसरा बंदा बात सुनने के बजाय अपने एक्सपीरियंसेस से मशवरे देता है। मेरे साथ ये हुआ था तुम ये कर लो, या मेरे साथ वो हुआ था तुम वो कर लो। मेडिकल साइंस में ये चीज़ बड़ी कॉमन है। एक को पेट में दर्द हुआ, उसने जो दवाई खाई थी डॉक्टर से पूछकर, बाकी 15 लोगों को वो वही दवाई दे देगा पेट दर्द होने पे खुद ही से। ऐसा होता है कि नहीं? कि मैं भी डॉक्टर पे गया था, हाँ मुझे भी ये मसला था, ये लो तुम खा लो, और वो आंखें बंद करके लोग खा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा। और लोग एडवाइस कर रहे होते हैं, यानी वो पूछ लेते हैं, उसको पता चल, दो दोस्त हैं ना, फॉर एग्जांपल अरसलान साहब को आज कुछ हुआ, कान में दर्द हुआ, तो सबको पता था अच्छा चलो इन्होंने ये दवाई खाई। 4 दिन बाद उस्मान साहब को होगा, तो वो डॉक्टर पे जाने के बजाय वो अरसलान साहब के पास जा सकते हैं कि या वो बता सकते हैं कि मेरे साथ ये मसला है, और अरसलान साहब ने फटाफट अपनी दवाई ऑफ़र कर देनी। रिलेशनशिप्स में लोग ये कर रहे होते हैं, एक कपल में कोई मसला हुआ, उनमें कोई लड़ाई हुई, उन्होंने एक स्ट्रेटजी की होगी, दूसरे में क्या उसका बैकग्राउंड है, क्या सर्कमस्टांसिस हैं, वो एक मसला बताएंगे कि आजकल मेरे साथ ये हो रहा है, तो फटाफट एडवाइस करेंगे बग़ैर सुने कि अगला पिछला बैकग्राउंड क्या है। वो कहेंगे मेरे साथ ये हुआ था, मैंने ये किया, मेरे तो रिजल्ट्स निकल आए हैं, तो आप लोग भी कर लो। तो वो करेंगे तो उधर हो सकता है ख़राबी हो जाएगी। आप लोगों ने कहानी पढ़ी, मैंने शायद काफ़ी पहले पढ़ी थी, वो ऊँट वाले जिनके गले में खरबूजा फंस गया था। आप में से किसी ने सुनी हो अगर? क्या थी बिलाल साहब? एक गांव में इस तरह हुआ था कि किसी का ऊँट था, तो वो उनको खरबूजा खिला रहे थे, सामने पड़े हुए थे, पूरे कांटे नहीं हुए थे, तो ऊँट ने वो वैसे ही खा लिया और उसके गले में फंस गया। तो अच्छा जी, अब बात मशहूर हो गई कि अच्छा एक बंदे के गले, ऊँट के गले में खरबूजा फंस गया था। पास वाले किसी और गांव में एक और बंदे का ऊँट था जिसके गले में भी खरबूजा फंस गया। तो उनको पता चला अच्छा फ़लाँ गांव में एक बंदे के ऊँट के गले में फंसा था, तो वो उनके पास चले गए मशवरा लेने के लिए। जब उन्होंने मशवरा लिया तो उन्होंने कहा कि मैंने तो ब्लैंकेट लेकर तो अपने ऊँट की गर्दन के इर्द गिर्द फोल्ड करके तो हैमर से जब मारा था तो खरबूजा निकल आया था। वो ये सुनकर भाग गए और जाकर अपने ऊँट के साथ भी क्या उसको ब्लैंकेट लपेटा और उसको हैमर से मारना शुरू किया, तो खरबूजा निकल आया, लेकिन ऊँट मर गया। तो वो भागकर उधर गए कि यार मेरा तो ऊँट मर गया, तो उन्होंने कहा मेरा भी मर गया था। मतलब मशवरा अपने एक्सपीरियंस से, और बताया नहीं कि मेरे साथ पूरा क्या हुआ था। तो ये होती है एडवाइजिंग के बाद का जो चीज़, इसमें तो दोनों के लिए वर्कआउट नहीं की। कभी कभी असल ज़िंदगी में ये होता है, हमारे लिए जो चीज़ वर्कआउट करते हैं हो सकता है दूसरे के लिए ना करे। जो क्रॉस करते हैं पेशेंट्स ही एग्जांपल्स बता रहे होते हैं कि एक ड्रग का, स्टिमुलेंट का डिप्रेशन के साथ क्रॉस कर लिया, डिप्रेशन का किसी और के साथ कर लिया, बिल्कुल, और दूसरे अपने किसी ड्रग यूज़र फ्रेंड को बताते हैं, तो उसके लिए वो चीज़ कभी कभी फेटल हो जाती है, उनके लिए वो चीज़ कभी कभी बहुत सीरियस हो जाती है। तो एडवाइजिंग अपने एक्सपीरियंसेस से तो बिल्कुल भी नहीं करनी। प्रोबिंग बड़ा इम्पॉर्टेंट ये लिसनिंग स्टाइल है, पुअर लिसनिंग स्टाइल। बिल्कुल, पहले से ही समझ लेना, ऐसे ही है। हाँ, प्रोबिंग में एक और चीज़ होती है बड़ी इंटरेस्टिंग कि एक बंदा बताना ही नहीं चाहता, चले एडवाइजिंग में तो वो चाह रहा है मेरी स्टोरी सुन लो। प्रोबिंग में उसके पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो ज़रा सेंसिटिव सी है, और वो चाह रहा है कि मैं भी ना बताऊं, मैं भी कुछ देर तक अपने पास रखूं, या मैं अनकम्फर्टेबल फील कर रहा हूँ, लेकिन आप प्रोब करते रहें। अच्छा ये बात है,
अच्छा वो बात है, मतलब वो ऑलरेडी पेन में है और आप उसकी पेन का थोड़ा बैगेज लेने की बजाय प्रोब करते जा रहे हैं चीज़ों को। तो ये भी एक बहुत बुरा स्टाइल है लिसनिंग का, कि सुनना चाह रहे हैं आप उसको जो बोलना ही नहीं चाह रहा। पूरी कॉन्वर्सेशन में से 7% सिर्फ हिस्सा होता है जो वर्ड्स पे होता है, जिस पे हमें यानी 7% पे सिर्फ हमें फोकस करना चाहिए कि ये वर्ड्स होंगे इसमें। आगे 53% बॉडी लैंग्वेज होगी और 40% टोन ऑफ वॉइस होगी, फिर जाकर एक कॉन्वर्सेशन कंप्लीट होगी। कभी कभी होता ये है कि हमारे पास बातें बिल्कुल जेन्युइन होती हैं, यानी कि हम राइट उस पर होते हैं, एंड पर हम राइट एंड पर होते हैं, लेकिन हमारी टोन नहीं सही होती बिल्कुल और हमारी बॉडी लैंग्वेज नहीं ठीक होती और पूरी कॉन्वर्सेशन ख़राब हो जाती है। ऐसा होता है आप लोगों के साथ? यानी किसी को कन्फ्रंट करना, फॉर एग्जांपल जिसने चोरी किए हैं आपके पैसे, उसको कन्फ्रंट करना हो तो आप तो राइट पर है ना कि आपके पैसे चोरी हुए हैं और अगले बंदे ने किए हैं, और आप उससे बात करते करते आपकी टोन बड़ी ऊंची जा रही है, आप चोर कह रहे हैं उसको, या आपकी बॉडी लैंग्वेज कोई ऐसी है कि डिस्गस्टिंग वाली। तो इस तरह से कॉन्वर्सेशंस बहुत ख़राब होती हैं। तो अपनी पूरी कॉन्वर्सेशन को इस चीज़ पर डिवाइड करें कि 7% वर्ड्स और कितना है 53% बॉडी लैंग्वेज और 40% टोन पर काम करना है, तो जाकर आपकी जेन्युइन लिसनिंग यानी अच्छी होगी, कम्युनिकेशन भी। आगे अब ये 2 सेंटेंसेस हैं जो सेम ही लिखे हुए हैं, ये पढ़ें ज़रा सैफ साहब। फर्स्ट में आपने आई पे एम्फेसाइज करना है, दूसरे में यू पे। क्या फ़र्क हुआ दोनों में? पहले में वो कह रहे हैं कि मैंने नहीं कहा था कि आप में एटीट्यूड का मसला है, दूसरे में वो कहते हैं कि मैंने नहीं कहा था कि आप में एटीट्यूड का मसला है। तो क्या समझ आया दोनों की टोन में? दूसरे में हम अटैक नहीं कर रहे, पहले में हम डिफेंसिव हो रहे हैं, अगले बंदे को चांस दे रहे हैं कि ठीक है वो ज्यूम कर ले कि मैं गलत भी हो सकता हूँ। दूसरे में हम यू पर फोकस कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं कि आप में है एटीट्यूड का मसला, चाहे हमारे वर्ड्स कह रहे हो नहीं है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जो हमें सीखनी चाहिए अपनी कॉन्वर्सेशन को बेहतर बनाने के लिए। एक दूसरे के शू में पाँव रख के देखना कि वो कितनी तकलीफ़ से गुजर रहा है। ठीक है उसने आपको हर्ट किया, ठीक है उसने जो भी आपको बुरा भला कहा, लेकिन उस टाइम वो किस पेन से ऑपरेट कर रहा था? कोई तो मसला होगा ना उसके भी एंड पर। या पेशेंट्स अक्सर कह रहे होते हैं कि हमें 100 दिन के लिए अंदर करा दिया, मेरे लिए यहाँ पर रहना बड़ा मुश्किल है, ये कैद है, ये जेल है। लेकिन वो अपने पेरेंट्स के शू में पाँव रख कर नहीं देख रहे, क्यों करवा दे? कोई अपनी औलाद ऐसे ही तो नहीं दूर कर देता। ऐसा है आसान होगा उनके लिए इतने पैसे भी देना, अपना बच्चा भी दे देना, रोज़ाना आना भी, अपना सारा स्केड्यूल साइड पे करके।